हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे 6 क्लास की हिस्ट्री अध्याय 2 चैप्टर 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। पहले हम जो हेडिंग है इस पे बात करेंगे आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। आखेटक और खाद्य संग्रह के बारे में मैं पिछले चैप्टर में आपको समझा चुकी हूँ। आखेटक क्या होता है कि जो शिकार करते हैं, शिकार करने वाले को शिकारी को आखेटक कहते हैं। और खाद्य संग्रह का मतलब होता है भोजन को संग्रह करना, भोजन को संग्रह करना, भोजन उत्पादन, भोजन को संग्रह करना से भोजन, जड़ें, बहुत चीज सारी चीजें होती है, इसे संग्रह करके रखना यानी कि इकट्ठा करके रखना। और भोजन उत्पादन का मतलब होता है कि ये कृषि कृषि मान सकते हैं हम इस तरीके से, भोजन का उत्पादन करना, भोजन को तैयार करना। तो इसमें हम हेडिंग का मतलब है आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, यानी कि आखेट खाद्य संग्रह से कैसे लोग भोजन उत्पादन तक पहुंच गए, यानी कि भोजन कैसे लोग कृषि करने लगे। ठीक है, तो हम देखते हैं, ये देखेंगे हम आज के चैप्टर में। अब पूरे चैप्टर को अच्छे से समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि कोई पॉइंट हमारा मिस ना हो जाए। कोई भी पॉइंट अगर आपको समझना हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं वो पॉइंट आपको नेक्स्ट वीडियो में वो टॉपिक आपको समझाते हुए वीडियो स्टार्ट करूँ। तो देखिए, इसमें क्या है, आरंभिक मानव आखिर वो इधर उधर क्यों घूमते थे, ये सारी चीजें भी हम पीछे पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में कि जो आरंभिक मानव है वो क्यों घूमते थे। इसमें कई कारण दिए गए हैं। पहला कारण क्या है कि वो अगर एक जगह ज्यादा दिनों तक रहते थे तो आसपास के पौधे, फल और जानवर खाकर समाप्त कर देते थे। आपको पता है कि जो आरंभिक मानव थे वो कृषि नहीं करते थे, वो जो हमारा वातावरण है, हमारी प्रकृति पे निर्भर होते थे। तो अगर हम एक ही जगह हम कृषि ना कर रहे हो और एक ही जगह अगर हम बस एक ही जगह हम रह रहे हैं और जो वहां पे प्राकृतिक चीजें हैं वो धीरे धीरे खत्म होगी, अगर उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं खाने में तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो पहला तो ये रीजन था कि आरंभिक मानव एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे, क्योंकि अगर एक ही जगह वो बहुत समय तक रहेंगे वहां के पौधे, फल, जानवर सारे समाप्त होने लगते थे। जानवरों का शिकार करते थे तो जानवर वहां से दूसरे जगह भी चले जाते थे। दूसरा कारण क्या है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाते थे। ठीक है, तीसरा कारण है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते थे। यानी कि जरूरी नहीं है कि हर फल पूरे साल हो, मौसम के अनुसार आता है फल, तो वो उसकी तलाश में भी मौसम के अनुसार घूमते थे। चौथा कारण पानी के बिना, यानी कि पानी की तलाश में भी, जहां पे हो सकता है वो रह रहे हो वहां पानी की कमी हो गई तो फिर वो दूसरी जगह चले जाते थे पानी की तलाश में। तो ये सारे कारण है। मैं ये कारण आपको एक एक इसलिए बता रही हूँ कि क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि आरंभिक मानव इधर उधर घूमते रहते थे, इसका सही कारण क्या है। कारण आपको कई दे देगा, हो सकता है उसमें से, या फिर ये पूछ लेता है इसमें सही कारण कौन सा नहीं है। नहीं वाले पे आप ज्यादा ध्यान रखेंगे। सही कारण हो सकता है कोई एक ऐसा कारण दे दे जो इसमें नहीं हो, तो आपको ये चारों कारण बहुत अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है कि क्या क्या कारण था जो आधुनिक मानव यहाँ से वहां घूमते थे। अब आगे है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। आरंभिक मानव के बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़ सके हैं कि पुरातत्वविद होते हैं, इतिहासकार होते हैं, और स्रोत मतलब यानी कि सोर्स, उनसे हमें आधुनिक जो आरंभिक मानव है उनके बारे में हमें जानकारियां मिलती हैं। तो पुरातत्वविद किसे कहते हैं, ये पिछले चैप्टर में भी आपको बता चुकी हूँ। पुरातत्वविद उसे कहते हैं जो पुरानी चीजों से, जैसे हड्डियां हो गई, लकड़ी, कोई बर्तन, कपड़े, इनसे पता लगाते हैं कि वो कितना पुराना सामान है, किस समय का है और किस सदी का है। तो इससे पता लगाते हैं, उसे हम पुरातत्वविद कहते हैं। तो देखिए आधुनिक मानव का पता मतलब जानकारी कैसे मिलती है, वो क्या करते थे। अब देखिए आधुनिक मानव क्या करते हैं, पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाते थे। ये क्वेश्चन कई बार आ सकता है आपका कि आधुनिक मानव किस तरह के औजार बनाते थे, पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों का। बी में आ सकता है पत्थरों, लकड़ियों और लोहे का। सी में आ सकता है सिर्फ पत्थर और लकड़ी का। डी में आ सकता है सिर्फ हड्डियों का। तो कौन सा होगा हमारा, ए ऑप्शन सही होगा कि पत्थर, लकड़ियों और हड्डियों का औजार बनाते थे। तो आप ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि आधुनिक मानव इन तीन चीजों का, पत्थरों का, लकड़ियों का और हड्डियों के औजार बनाते थे। वो औजार किस लिए बनाते थे, शिकार करने के लिए और पौधों की जड़ों को निकालने के लिए। देखिए यहाँ पे जो फिगर दिया गया इसमें ये क्या कर रहे हैं, खुदाई करके पौधों की जड़ निकाल रहे हैं और सिलाई भी कर रहे हैं।
है ना, जानवरों के खाल से बने वस्त्रों से को सिलने के लिए किया जाता था। मतलब सिलाई भी कर रहे हैं, बहुत नुकीला हो जा रहा है, उससे वो सिलाई भी करते थे। ठीक है, तो क्यों? अपने वस्त्र बनाने के लिए जानवरों के खाल से वो वस्त्र बनाते थे। ओके, अब आगे है रहने की जगह निर्धारित करना। रहने की जगह हमेशा ही वो वैसी जगह ढूंढते थे जहां पे क्या है, पानी की सुविधा हो। यानी कि ज्यादातर जो आधुनिक मानव है वो नदियों के किनारे ही बसते थे। बहुत कम ऐसे जगह मिले हुए हैं जहां पे क्या होता था कि वो झीलों के किनारे बसते हैं। तो जो सॉरी आधुनिक मानव मैं बोल रही हूँ, सॉरी जो ये हाँ, आधुनिक मानव नहीं, आरंभिक मानव। याद रखिएगा, आधुनिक मानव का मतलब तो हम हो गए जो अभी के हैं। आरंभिक मानव जो पूरा पाषाण काल के मानव थे। ओके, तो जो पूरा पाषाण काल के मानव थे यानी कि आरंभिक मानव थे, वो कहाँ पे बसना चाहते थे? नदियों के किनारे, ताकि उन्हें पानी की कमी ना हो। देखिए क्या है, कई लाल त्रिकोण वाले स्थान में पूरा स्थान है जहां पर आखेट खाद संग्रह होने के प्रमाण मिले। इनके अलावा भी और कई स्थानों जहां आखेट खाद संग्रह करें। यहाँ पे देखिए, ये पे क्या है कि ये पूरा पाषाणिक स्थल है। लाल जो त्रिकोण बना हुआ है पूरा पाषाणिक स्थल है। बेटा ये जो मैप है इससे कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। कई बार क्या, मुझे लग रहा है सीटेट के हर बार इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये मैप मैं आपको समझा रही हूँ, इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। इसमें से क्वेश्चन क्या आता है वो देखिए। जैसे कि ये इसमें दिखाया गया कि ये जो त्रिकोण सा रेड आकार है, ये जैसे कि भीमबेटका क्या है, पूरा पाषाणिक स्थल। न पाषाणिक स्थल ये सब हो गया जो ब्लू कलर का है, त्रिभुज सॉरी चतुर्भुज सा, ये न पाषाणिक स्थल है। ये सर्कल सा महापाषाणिक स्थल है। सर्कल कहाँ पे, आप ढूंढिए इसे, ये रहा ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी हमारा क्या है, नव पाषाणिक स्थल। उसके बाद है आरंभिक गांव। आरंभिक गांव ये रहा इनाम गांव। इनाम गांव आधुनिक गांव है। फिर है आधुनिक नगर। आधुनिक नगर कोलकाता, मुंबई। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इस मैप से क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं बता रही हूँ। किसी का भी नाम दे दिया जाएगा, जैसे कि भीमबेटका। भीमबेटका क्या है, या फिर इसमें से नीचे 4 ऑप्शन रहेंगे, इसमें से कौन सा एक पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है। चारों ऑप्शन होंगे आपके, बुज्रहोम, मेहरगढ़, इनाम गांव, भीमबेटका। ठीक है, तो भीमबेटका हमारा पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है। तो आपको याद करने का तरीका बेटा आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। सबसे पहले मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि आप लिख के याद करिए। सबसे पहले आप लिखिए पूरा पाषाणिक स्थल फर्स्ट में। पूरा पाषाणिक स्थल में हमारा कौन कौन सा है, भीमबेटका, कुरनूल गुफाएं। इसमें जहां तक मुझे दिख रहा है 2 ही दिया गया है, भीमबेटका और कुरनूल गुफाएं और हुंसगी। ये 3 क्या है, हमारे पूरा पाषाणिक स्थल है, भीमबेटका, हुंसगी और कुरनूल गुफाएं। तो पूरा पाषाणिक स्थल यहाँ लिख के उसके आगे आप लिख देंगे भीमबेटका, हुंसगी और कुरनूल गुफाएं। ठीक है, उसके बाद दूसरे में आप क्या लिखेंगे, न पाषाणिक स्थल। न पाषाणिक स्थल हमारा बुज्रहोम है, मेहरगढ़, कोल्डिवा, महागढ़ा, हुल्लूर, पेयमपल्ली, और एक इधर है दाउजली हेडिंग। ये लिख लेंगे। चिरांद, याद रखिए यहाँ पे चिरांद भी है, ये लिख लेंगे आप यहाँ पे। इस तरह से आपको याद करना है बेटा, सब लिख के। और एक बार मैप में जरूर देखेंगे, ये तो आप याद कर लीजिए बहुत अच्छे से। फिर आप मैप में एक बार ये जरूर देखिएगा कि बुज्रहोम कहाँ है, कश्मीर में है। चिरांद कहाँ है, बिहार में है। भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, दाउजी हेडिंग कहाँ है, पूर्वी भारत में है। तो इस तरह से थोड़ा सा आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए मैप देख के कि कहाँ पे क्या है। जैसे कि बुज्रहोम के बारे में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि वैसा पूरा न पाषाणिक स्थल जहां पे गर्त मतलब कि गर्त गृह पाया गया है, यानी कि जमीन के अंदर वो घर बनाया गया था, जिसे हम आजकल क्या बोलते हैं, बेसमेंट। ठीक है, बेसमेंट में घर बनाया गया था, वहां सीढ़ियों से अंदर जाते थे, सर्दियों से बचने के लिए बेसमेंट में घर बनाया जाता है। तो हमें अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सर्दी ज्यादा कहाँ है, ठंड कहाँ है ज्यादा, कश्मीर में। बुज्रहोम हमारा कहाँ है, कश्मीर में है, तो यहीं पे गृह बनाया गया होगा। तो याद रखिएगा। तो ये थोड़ा सा भी ये भी कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लिएगा कहाँ पे क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे बुज्रहोम से क्वेश्चन आते हैं कई बार, मेहरगढ़ से क्वेश्चन आता है, भीमबेटका से आता है, चिरांद से आता है क्वेश्चन, दाउजरी हेडिंग से आता है, कुर्नील गुफाओं से आता है, इनाम गांव, हुसगी। ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके, तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान से, ज्यादा ध्यान से देखेंगे कि ये कहाँ पे है। बुज्रहोम, मेहरगढ़, भीमबेटका, चिरांद, दाउजली हेडिंग, इनाम गांव, हुसगी और कुरनूल गुफाएं।
ये सारी चीजों को आपको ध्यान से थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। वैसे तो सभी देखने हैं इसमें, लेकिन इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है कि कहाँ पे क्या है, और सभी जो पाषाण कालीन स्थल है उसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए भीमबेटका क्या है, आधुनिक मध्य प्रदेश। अभी मैंने आपको बताया था भीमबेटका कहाँ पे है, आधुनिक मध्य प्रदेश में। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि भीमबेटका कहाँ पे स्थित है, तो कहाँ पे है, आधुनिक मध्य प्रदेश में। इस पुरास्थल पर गुफाएं वो कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। अब ये आ सकता है कि कौन से पूरा स्थल में लोग गुफाओं और कंदराओं में रहते थे, तो कहाँ रहते थे, भीमबेटका में। क्यों, बारिश और धूप से बचने के लिए गुफाओं और कंदराओं में रहते थे लोग। ठीक है, अब देखिए चूंकि पत्थर के उपकरण अब है शैल चित्रकला। शैल चित्रकला भी आपको याद रखना है कि शैल चित्रकला क्या होता था। शैल चित्रकला गुफाओं की दीवारों पे चित्र बनाए जाते थे, और ज्यादातर वो क्या चित्र, देखिए इसमें क्या है, एक मनुष्य है वो शिकार कर रहा है। ठीक है, जो गुफाओं की दीवारों पे चित्र बनाए जाते थे उसमें फूलों के कलर से, फूलों और पत्तियों के कलर से कलर किया जाता था, उसे शैल चित्रकला कहा गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब आगे देखिए पूरा स्थल। पूरा स्थल किसे कहते हैं, पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। याद रखिएगा पूरा स्थल यानी कि पुराना स्थल। तो पुराना स्थल हमें कैसे पता चलता है कि वहां से क्या हमें औजार, बर्तन और इमारतों के अवशेष मिले हैं, तो उसे हम पूरा स्थल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे बन रहा है। आग की खोज, आग की खोज कहाँ पे हुई थी, कुरनूल गुफा, यहाँ राख के अवशेष मिले। अब क्वेश्चन क्या आता है कि वह कौन सा, अब याद करिए आप, कुरनूल गुफा कौन सा स्थल था, कुरनूल की गुफा हमारी कहाँ है, यहाँ है, पूरा पाषाणिक स्थल है। पूरा पाषाणिक स्थल है कुरनूल की गुफा। कुरनूल की गुफाओं में क्या है, राख के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं, राख के अवशेष मिले हैं कुरनूल की गुफाओं में। इसका मतलब ये होता है कि पूरा पाषाण काल के लोग आग का आविष्कार कर चुके थे। वो मतलब आग जलाते थे, राख के अवशेष मिले, इसका मतलब ये है कि वो आग जलाते थे। आग वो खाने को पकाने के लिए जला सकते हैं, या फिर किस चीज के लिए वो आग जलाते थे, जानवरों को भगाने के लिए, बहुत सारी ठंड से बचने के लिए, इन चीजों के लिए वो आग का प्रयोग करते थे। यानी कि आग का प्रयोग पूरा पाषाणिक काल में शुरू हो चुका था, इससे हमें पता चलता है। और आग के जो राख के अवशेष मिले हैं, कहाँ मिले हैं, कुरनूल गुफा में। कुरनूल की गुफा कौन सा स्थल है, पूरा पाषाणिक स्थल है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब है नाम और तिथियां। नाम और तिथियां देखिए क्या है, आरंभिक, मध्य एवं पूरा पाषाण। ये मैं आपको पिछले चैप्टर में बता चुकी हूँ। जो पाषाण कालीन सभ्यता है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। आरंभिक पाषाण कालीन सभ्यता जिसे हम पूरा पाषाण बोलते हैं, मध्य पाषाण कालीन सभ्यता और सॉरी आधुनिक आरंभिक पाषाण कालीन सभ्यता, मध्य पाषाण कालीन सभ्यता और उत्तर पूरा पाषाण युग। ठीक है, तो इन 3 चीजों में बांटा गया है। मैथोलिस, मेसोलिथ, आपको ये भी याद रखना है, इसे मध्य पाषाण युग कहा गया है। माइक्रोलिथ, इसे लघु पाषाण युग कहा गया है। ठीक है, और 10,000 साल से पहले से जो होता है तो उसे नवपाषाण युग कहा गया है। तो मैथोलिस, मेसोलिथ, मध्य पाषाण, माइक्रोलिथ, लघु पाषाण, याद रखना है आपको। मेसोलिथ किसे बोला गया है, मध्य पाषाण को। माइक्रोलिथ किसे बोला गया है, लघु पाषाण को। ठीक है, नवपाषाण युग कब से स्टार्ट हुआ है, 10,000 साल पहले से स्टार्ट हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीजें भी आपको देखते हुए चलना है, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से। ठीक है, अब चलिए हम आगे देखते हैं। बदलती जलवायु, जो जलवायु में परिवर्तन हुआ था, इससे क्वेश्चन आ चुका है बेटा। मैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने डाले हैं पहले, उसमें भी आप जाके देख सकते हैं, इससे क्वेश्चन आया हुआ है कि जलवायु परिवर्तन वाले से। अब क्वेश्चन कैसे बनता है ये मैं आपको समझा रही हूँ। देखिए बदलती जलवायु क्या है, लगभग 1200 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों को की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते हैं। तो क्वेश्चन इसका क्या था कि लगभग 1200 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। ठीक है, ये हेडिंग था। अब ए और बी में क्या था, ए में था कि लगभग 1200 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप घास के मैदान बनने लगे। ये तो था वैसे ए, और कारण क्या था, इसके कारण हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी। सॉरी ये नहीं था, क्वेश्चन ये था कि लगभग 1200 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। गर्मी बढ़ने लगी
ये था। फिर परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। घास वाले मैदान बनने लगे। और क्या था दूसरे में, क्या था कि घास वाले मैदान बनने लगे। दूसरे में था हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते हैं। ये 2 पॉइंट बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों सही है। लेकिन अब हमारे आंसर में क्या था, पहला क्या था, ए सही है, ए और बी दोनों सही है, और बी का कारण ए है। बी का कारण ए है, यानी कि हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय बढ़े क्योंकि घास के मैदान बने, तो ये सही था। बी में क्या था, दूसरे में दूसरा क्या ऑप्शन था, ए और बी दोनों सही है, लेकिन ये ए बी का कारण है, सॉरी बी ए का कारण है। ओके, बी ए का कारण है, यानी कि हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी बढ़ गए इसलिए घास के मैदान बने। अब देखिए तीसरा ऑप्शन क्या था, इसमें कैसे कंफ्यूज किया जाता है क्वेश्चन में, ये मैं आपको समझा रही हूँ। तीसरा ऑप्शन क्या था, ए और बी दोनों, ए गलत है बिल्कुल लेकिन बी सही है। चौथे में था ए और बी दोनों गलत है। तो अब हमें ए और बी, ये तो हमें पता है कि दोनों सही है, तो हमें इन दोनों में ही ढूंढना है। ठीक है, हमें इन दोनों में ढूंढना है, लेकिन इन दोनों में एक को बताया गया कि ए का कारण बी है, दूसरे को बताया गया कि बी का कारण ए है। ठीक है, तो सही कौन सा है, बी का कारण ए है, यानी कि घास के मैदान हुए हैं, तभी तो हिरन, बारहसिंगा जो घास खाने वाले थे जानवर वो बढ़े हैं। ये तो नहीं है कि वो जानवर बढ़े इसलिए घास के मैदान हुए, ऐसा नहीं था। तो ए ऑप्शन जो हमारा था वो सही था। जो अभी ए ऑप्शन मैंने बताया था कि बी का कारण ए था। तो इन चीजों पे ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बनाया जाता है, और सीटेट में अब ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो बहुत अच्छे से पढ़ें, और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय थोड़ा सा दिमाग को शांत रख के समझ के तब सॉल्व करें, क्योंकि थोड़ी सी गलती से, थोड़ा सा भी अगर हम कंफ्यूज हो गए तो गलती हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में हम गलतियां करते हैं, और एक दो गलतियां करके फिर हमें बाद में पछतावा होता है। ठीक है, अब देखिए आगे है खेती और पशुपालन की शुरुआत। खेती और पशुपालन की शुरुआत किस तरीके से हुई। अब देखिए इसी दौरान महाद्वीप में भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, धान और अनाज के प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे, और बच्चे और महिलाएं उसे इकट्ठा करके रखती थी। लेकिन फिर उन्हें ये लगा होगा कि चलो इन्हें हम ये अब इकट्ठा करके रखती थी, तो भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया। यही कारण है कि सीखने लगे कि अनाज कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं। उन्हें ये पता चलने लगा कि अनाज कहाँ उगता है और कैसे पक के तैयार होता है। फिर वो धीरे धीरे कृषक बन गए। जब कृषक बने तो फिर क्या होता है, कोई भी अनाज, कोई भी फसल तैयार होने में 4 से 5 महीने, 6 महीने लग जाता है। अब उन्हें 4 से 5 महीने, 6 महीने एक जगह बस के रहना पड़ा। एक जगह बस के रहते थे, उसके बाद क्या हुआ, जब एक जगह वो बसने लगे, फिर अनाज तैयार हो गया। अब अनाज को लेके वो इधर से उधर नहीं जा सकते थे, वो अनाज को लेके भ्रमण नहीं कर सकते थे। फिर वो अनाज जब तक उनकी खत्म ना हो जाता था फिर वो रहते थे, फिर दूसरे अनाज का सीजन आ जाता था। इस तरह से क्या हुआ कि बसने की प्रक्रिया शुरू हो गई। बसने की प्रक्रिया शुरू हो गई, लोग एक जगह बस के रहने लगे। अब ये देखिए इसमें दूसरा पॉइंट है, सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। बिल्कुल आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है बेटा, कि जो सबसे पहले जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था वो कौन था, कुत्ते का जंगली पूर्वज। ठीक है, यानी कि जंगली कुत्ता, उसे पालतू बनाया गया था। जंगली कुत्ते को पालतू किस लिए बनाया गया था, जो वो मवेशी पालते थे उनकी सुरक्षा के लिए भी। क्योंकि जो मवेशी पालते थे, देखिए लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे, और फिर बाद में वो जो मवेशी पालते थे उनकी सुरक्षा के लिए भी कुत्ते को, मतलब कि कुत्ते को रखा जाता था। तो सबसे पहले पालतू किसे बनाया गया था, अगर ये हमसे ये क्वेश्चन पूछे तो हम ये सोच लेंगे गाय को बनाया गया होगा, बकरी को बनाया गया होगा, नहीं, सबसे पहले जो पालतू बनाया गया था वो जंगली कुत्ते थे। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। फिर वो धीरे धीरे पशुपालक भी बन गए, कृषक के साथ साथ वो जो लोग थे वो पशुपालक भी बनने लगे। बसने की प्रक्रिया में अभी आपको बता चुकी हूँ कि बसने की प्रक्रिया किस तरीके से स्टार्ट हुई। जानवरों की देखभाल करने के लिए और पौधों उगाने के लिए बसने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। अब आगे देखिए, एक नई जीवन शैली का फिर शुरुआत हुई, कि नई जीवन शैली की शुरुआत हुई कि क्या हुआ, अब वो कृषि करने लगे। बीज बोने से लेकर फसल को पकने तक के सिंचाई, पटवारी, यही सब मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे काम शामिल है, कटाई, एनाई सब कुछ करते थे वो। अब इसमें बहुत समय लगता था, तो इसलिए वो एक जगह बस के रहने लगे थे। अब है जानवर, चलते फिरते खाद्य भंडार। उनके पास तो अनाज भी था, फिर जानवर भी वो पशुपालन करने लगे थे, तो पशुपालन को, जानवरों को क्या बोला गया है, चलते फिरते खाद्य भंडार। अब चलते फिरते खाद्य भंडार इन्हें क्यों बोला गया है, क्योंकि
जानवर से क्या होता था, दूध मिलते थे, दूध से बहुत सारी चीजें बन जाती हैं, उसके बाद उनसे मांस भी मिलता था उन्हें। तो ये चलते फिरते खाद्य भंडार बोला गया है जानवरों को। पशुपालन भोजन के लिए भंडार का एक तरीका था, मतलब कि उनसे दूध भी उन्हें प्राप्त होता था, मांस भी प्राप्त होता था, इसलिए उन्हें चलते फिरते खाद्य भंडार बोला गया है। इनमें से बिंदु जगह दर्शा दो। पुरातत्वविदों ने शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के लक्ष्य को देखे। देखिए क्या है मानचित्र में पृष्ठ 13, देखो जहां तुम्हें नीले वर्ग में दिख रहे हैं, पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। तो चलिए हम देखते हैं मानचित्र 2 कहाँ पे है हमारा। ये रहा हमारा मानचित्र 2 नीले रंग का, यानी कि नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल के जितने भी हैं बुज्रहो, मेहरगढ़, कोल्डिहा, महागढ़ा, चिरांद, इन सभी में पशुपालन का साक्ष्य मिले हैं कि इन हर जगह पे पशुपालन किया जाता था, इनके साक्ष्य मिले हैं। तो आपको याद रखना है कि नवपाषाण युग में पशुपालन स्टार्ट हो गया था। नवपाषाण युग में आपको बोल चुकी हूँ कि कहाँ नवपाषाण युग के जो इलाके थे वो आपको याद कर लेना है। तो वहां पे पशुपालकों के साक्ष्य मिले हैं नवपाषाण युग में। ये कई बार क्वेश्चन आता है बेटा, नवपाषाण युग में जहाँ पे पशुपालकों के साक्ष्य मिले हैं कौन सी जगह थी, उसमें सारे नवपाषाण युग के जगह दे देंगे, एक हो सकता है कोई और दे दे, तो इसलिए आपको याद करना जरूरी है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं अस्थाई जीवन की ओर। जब अस्थाई जीवन की ओर, यानी कि वो अस्थाई जीवन बस के रहने लगे थे। अब बस के रहने के भी साक्ष्य हमें कहाँ से पता चला, क्योंकि वो घर बनाते थे, हमें घरों के अवशेष मिले हैं, इससे पता चला कि वो बस के रहने लगे। चलिए अभी बुज्रहोम के बारे में मैं आपको बता रही थी, ऊपर बुज्रहोम कहा गया नवपाषाण युग है बुज्रहोम, आपको ऊपर मैं बता चुकी हूँ कहाँ पे है, वर्तमान कश्मीर में है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, बुज्रहोम नवपाषाण युग है, पाषाण काल में था, ये वर्तमान कश्मीर में है। इस समय लोग क्या थे, गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिसे गर्तवास कहा जाता था। ठीक है, मैंने अभी ऊपर बताया था आपको कि गर्तवास बनाते थे, गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। ठीक है, इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि गर्तवास के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो बुज्रहोम में मिले हैं जो आधुनिक कश्मीर में है, और ये एक नवपाषाण कालीन सभ्यता है। ठीक है, अब ये क्यों बनाते थे, ठंड के मौसम से सुरक्षा मिलती थी इन्हें वहां पे, तो वो गर्तवास बनाते थे। अब वहां पे क्या था, राख के अवशेष मिले थे, घर के अंदर भी बाहर भी राख के अवशेष मिले थे। ये भी है कहीं पे इसमें कि गर्तवास में राख के अवशेष मिले थे। अब इससे ये पता लगाता है कि लोग देखिए ना, पुरातत्वविदों ने झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने के जगहें मिली हैं। इससे ये पता लगता है कि लोग मौसम के अनुसार खाना बनाते थे। सर्दियों के मौसम में घर के अंदर खाना बनाते होंगे, गर्मियों के मौसम में वो घर के बाहर खाना बनाते होंगे। ठीक है, इस गर्तवास का चित्र बनाओ। चलिए गर्तवास का चित्र तो आप बनाते रहिएगा। अब है नवपाषाण युग के पुरास्थलों के कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि मिट्टी के बर्तन पूरा पाषाण काल में मिला है या नवपाषाण काल में, तो कहाँ मिला है, नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले, यानी कि नवपाषाण युग में लोग अब मिट्टी के बर्तन भी बनाने लगे थे, कृषि करने लगे थे, बस के रहने लगे थे, घर बनाने लगे थे, साथ ही वो मिट्टी के बर्तन भी बनाने लगे थे। ठीक है, अब देखिए सूक्ष्म निरीक्षण क्या है, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु, इसमें से भी क्वेश्चन आता है बेटा, याद रखिएगा। जहां भी सूक्ष्म निरीक्षण, हर चैप्टर में यहाँ पे एक एक जगह के बारे में दिया गया है, तो उसके बारे में बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट आपको समझ के पढ़ना है। किसका है, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। अब देखिए मेहरगढ़ के घर कैसे बनाए जाते थे, चौकोर बनाए जाते थे, चारों तरफ कमरे होते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एक बार आ चुका है बहुत पहले, मुझे शायद 14-15 में आया था शायद ये क्वेश्चन कि मेहरगढ़ के घर कैसे होते थे, तो कैसे होते थे, चकोर होते थे मेहरगढ़ के घर। ठीक है, अब चलिए हम मेहरगढ़ के बारे में जानते हैं। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पे है, ईरान जाने वाले रास्ते में मेहरगढ़ है। देखिए हम मैप में एक बार और देखते हैं मेहरगढ़ कहाँ पे है हमारा। देखिए ईरान जाने वाले रास्ते हैं मेहरगढ़, मैंने बोला था कि इससे भी क्वेश्चन आता है, बुजरहोम से क्वेश्चन आ गया, मेहरगढ़ से क्वेश्चन आ गया आपका, कुरनूल गुफाओं से क्वेश्चन आ गया, और भी बाकी चीजों से आपके आगे क्वेश्चन आते रहेंगे, मैं आपको बताती जाऊंगी। अब देखिए मेहरगढ़ कहाँ है, ईरान जाने वाले रास्ते में मेहरगढ़ है। ओके, कौन सा पूरा स्थल है ये, नवपाषाणी पूरा स्थल है मेहरगढ़।
चलिए तो हम देखते हैं मेहरगढ़ का सूक्ष्म निरीक्षण। दो चीज हमें इसमें से समझ लेना है कि ईरान जाले के रास्ते में है, नव पाषाणिक पूरा स्थल है, इसमें चौकोर घर बनाए जाते थे। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना शुरू किया था। तीसरा पॉइंट इसका, पहला पॉइंट मेहरगढ़ ये ईरान जाले के रास्ते में है, दूसरा नव पाषाणिक पूरा स्थल है, तीसरा यहाँ चौकोर घर बनाए जाते थे। चौथा पॉइंट हमारा क्या है, मेहरगढ़ में स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। याद रखिएगा कि सबसे पहले कौन से नवपाषाण स्थल पे गेहूं और जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा गया था, तो मेहरगढ़ में। ठीक है, जो कहाँ पे है, ईरान जाने के रास्ते में है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं, इसी से पता चला है कि वहां पे लोग जानवरों को पालते थे। अब मेहरगढ़ के इसमें इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। देखिए, चौकोर आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे होते थे। इस घर में हमें दिख ही रहा है 4 कमरे, तो उससे ज्यादा कमरे भी होते थे, कुछ संभवतः भंडार के काम आते थे। कृषि करने लगे थे लोग, तो भंडार के लिए कमरा चाहिए था, तो भंडार के भी काम आते थे कुछ कमरे। अब मृत्यु के बाद, याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है, मेहरगढ़ में कैसे घर होते थे, आयताकार, चौकोर और आयताकार घर होते थे, 4 या उससे ज्यादा कमरे होते थे प्रत्येक घर में। अब है मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में कई ऐसे कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया था, संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया। अब आप देखिए इसमें से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा पूरा नवपाषाणिक स्थल है जहां पे मृत्यु के बाद जीवन संभव है, ये माना जाता था। कहाँ पे है, मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ में क्या माना जाता था, यह आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। अब मेहरगढ़ के कब्रों में मृतकों का कुछ सामान भी, अब ये भी आ सकता है कि कौन सा ऐसा पूरा नवपाषाणिक पूरा स्थल है जहां पर मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था, तो कहाँ पे है, मेहरगढ़ में है। ऐसे क्वेश्चन बेटा आ चुका है ये बकरी वाला, कि कहाँ पे बकरी को दफनाया गया था, मतलब कि किसी इंसान के साथ कब्र में बकरी को भी दफनाया गया था, तो मेहरगढ़ में दफनाया गया था। क्यों दफनाया गया था, क्योंकि उनकी आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, तो उनके भोजन के लिए, कि परलोक में जब जाए तो उस बकरी को वो खाएंगे। ठीक है, उनके भोजन के लिए साथ में बकरी को भी दफनाया गया था। तो देख लीजिए मेहरगढ़ जो सूक्ष्म निरीक्षण, इसमें से कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मैंने आपको जितना भी बताया, आप एक एक को अच्छे से लिख लें। ठीक है, अब देखिए मेहरगढ़ का चित्र ये है, इसमें बकरी के साथ मनुष्य को दफनाया गया है, तो इसको आप बहुत अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है, लिखिए, लिख के याद करिए, सुन के याद करिए, आपको जैसे भी याद होता है समझ के याद करना है, बहुत अच्छी बात है। अब इसको देखिए, यही है कि बकरी को क्यों दफनाया गया था, ताकि वो उसे मतलब बकरी को दफनाया गया था, इसका मतलब ये है कि लोगों में ये आस्था थी ना कि उसके बाद, और सिर्फ बकरी नहीं, देखिए कुछ सामान भी रखे जाते थे, बकरी और सामान रखे जाते थे। ये बताइए किसी कोई कब्र में बकरी और सामान क्यों रखेगा, इसीलिए ना कि लोगों में ये आस्था है कि इनके बाद भी, मरने के बाद भी जीवन संभव है, उस सामानों का इस्तेमाल करेंगे, उस बकरी को खाएंगे। तो यही चीज है, ये चीजें आपको समझ के याद करना है। लिखिए, एक एक पॉइंट लिखते जाइए, समझिए और याद करिए। अभी टाइम है, जुलाई में पेपर है आपका, 2-3 महीने खूब पढ़िए मन से, लिखिए, समझिए, याद करिए। ये चैप्टर हो चुका है आपका। और प्लीज जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अच्छा लगा तो बिल्कुल प्लीज कमेंट करें, ताकि मुझे भी आगे वीडियो बनाने में अच्छा लगे। तो कमेंट जरूर करें। आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस मैप को बेटा बहुत अच्छे से याद कर लेना, समझ के, कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपको याद करना है, सिर्फ रटना नहीं है, मैं बार बार बोलती हूँ, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से चैप्टर को समझना है, पढ़ना है, लिखना है और याद करना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करिए, कोई भी टॉपिक समझ में ना आए तो कमेंट करिए, अगर अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करिए, बुरा लगा हो तो भी कमेंट करिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी डाल दूंगी नेक्स्ट चैप्टर का, चैप्टर नंबर 3। बच्चों बाय बाय।